अस्सलाम वालेकुम। कल वाला क्वेश्चन ओपन करें जी। जितना सवाल कल तक किया था उसको क्विकली करके यहाँ तक पहुँचते हैं। सवाल था कंपनी एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस इन जनवरी 2017। फॉलोइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नंबर 1 पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद शेयर कैपिटल ऑफ 50 मिलियन, फेस वैल्यू पर शेयर इज 10 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 30 मिलियन। इतना काम हमने सारा, फेस वैल्यू तो बहरहाल यूज़ होती रहेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट 17 में की थी स्टार्ट बिजनेस जो हुआ है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट 17 के अंदर आई थी शेयर कैपिटल की, और 30 का प्रॉफिट भी हमने पिछले साल में रिकॉर्ड करके क्लोजिंग बना लिया था, जिस क्लोजिंग से हमने ओपनिंग भी बना लिया था। कितना? 50 मिलियन शेयर कैपिटल में था, 30 मिलियन रिटेन्ड अर्निंग्स में था, बाकी कुछ भी नहीं था ओपनिंग में हमारे पास, ठीक है। अब 45 मिलियन को एनसर्कल कर लिया था हमने, रिबा लगा लिया था, अब उसको बाद में ही देखते हैं, ठीक है। जिस तरतीब से सवाल कल चल रहा था उसी में चल रहा है सवाल। पॉइंट नंबर 4 था, इन मार्च 2018 फाइनल डिविडेंड ऑफ 17 इज अनाउंस्ड एट 15%। और ये कौन सा डिविडेंड है जी? कैश डिविडेंड है। कैश डिविडेंड की एंट्री बोर्ड पे नहीं देखनी, आपको कोई होमवर्क नहीं दिया था, सिर्फ यही एंट्रीज याद करके आनी थी, बोर्ड पे नहीं देखनी। और सब बोलेंगे कैश डिविडेंड की एंट्री होती थी डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल, और डिविडेंड डेबिट होना रिटेन्ड अर्निंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अर्निंग्स की, प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम उसको रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस कर दिया करते थे, ठीक है। ये एंट्री मैंने कहा था पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिखा करेंगे, वो एंट्री दिमाग के अंदर ही पास किया करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो कल हमने देखी थी वो थी फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड था ना जी, फाइनल डिविडेंड 17, ठीक है। और था कौन सा? कैश। और परसेंटेज
15 किस पर लगाई थी? 15% लगाई थी लेटेस्ट बैलेंस पर शेयर कैपिटल के। और मैंने कहा था आपको, ये कल बताऊंगा कि कैपिटल पे ही क्यों लगाई, प्रॉफिट पर दिल तो कर रहा था, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है तो परसेंटेज प्रॉफिट पे ही लगे, तो वो बात बाद में करते हैं। पहले ज़रा ये एंट्री पोस्ट कर लें। तो एंट्री उधर नहीं देखनी, एंट्री दिमाग में पोस्ट करें। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट करनी है, डिविडेंड डेबिट मतलब माइनस कितना है जी? 7.5 से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, और डिविडेंड पेएबल वो लायबिलिटीज के अंदर बैलेंस शीट के अंदर आना है, वो हम बना नहीं रहे। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब 15% को 50 पर क्यों लगाया, इसको हमने 30 के प्रॉफिट पर क्यों नहीं लगाया, ये बात जरा ध्यान से सुन ले। वैसे तो उसूल लिखवा दिया था, बस उसूल याद करके भी काम चल जाता है, लेकिन चलें कॉन्सेप्ट जो है, लॉजिक भी उसकी सुन लें कि क्यों ऐसे किया जाता है। देखें, एक बंदा है जिसने 10 मिलियन रुपीस इस कंपनी में इन्वेस्ट किए, ठीक है। अगर ये 10 मिलियन इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करता तो कहीं और इन्वेस्ट करता, मिसाल के तौर पे बैंक में, ठीक है। अब ये बंदा जो है, ये अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आने वाले रिटर्न को कंपेयर करना चाहेगा। ये बंदा क्या कहेगा, जिसने शेयर्स खरीदे कंपनी के, कहेगा मैंने ये 10 मिलियन इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, मुझे उस पर 15% मिला। अगर यही पैसे मैं बैंक में इन्वेस्ट करता तो मुझे 20%, 10%, 5% मिलता। कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। फिर ये कंपैरिजन इस तरह से भी करेगा, मैंने 10 मिलियन जो इन्वेस्ट किया, पहले साल में कंपनी ने मुझे 10% दिया था उस पर रिटर्न, अब 15% आया, अगले साल 5% आ रहा है, ठीक है। अब उसके लिए अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को कंपेयर करना इजी है। बात समझ रहे हो ना? इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कंपेयर कर रहा है वो, ये 10 मिलियन पे मुझे इतने % प्रॉफिट मिला। अगर हम प्रॉफिट की परसेंटेज बांटने लग जाएं तो प्रॉफिट किसी साल में 500 आया, 10% 50, किसी साल में 50 का प्रॉफिट आया तो 10% 5 रुपये, किसी साल में प्रॉफिट आया ही नहीं। अब कंपैरिजन मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ही, लेकिन कभी भी उसकी परसेंटेज को नेट प्रॉफिट पे, प्रॉफिट्स पे अप्लाई नहीं करते। हमेशा किस पे अप्लाई करते हैं? इन्वेस्टमेंट पे, यानी जो उस बंदे की इन्वेस्टमेंट है, यानी शेयर कैपिटल पे, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को कंपेयर कर सके ओवर द ईयर्स भी और आसपास ये वेंचर्स से भी, ठीक है। बात समझ आ रही है ना भाई? अजमल ने कहा कि शौकत ने 10 मिलियन फलां कंपनी में लगाया, उसको 10% मिला है, और मैंने 10 मिलियन इस कंपनी में लगाया, मुझे 15% मिला है। तो शौकत कह रहा है अजमल तुमसे मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है। अब प्रॉफिट की बेस पे नहीं, किसकी बेस पे? उसने कहा अपनी इन्वेस्टमेंट की बेस पे, ठीक है। तो कल हमने एक रूल लिखा था, डिविडेंड परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन लेटेस्ट शेयर कैपिटल बैलेंस। उसके आगे आप ब्रैकेट में लिख ले, क्यों ये क्यों करते हैं? वैसे लिखना जरूरी भी नहीं है, समझ आ गया तो काफ़ी है, 12 लिख ले, कोई एक लॉजिक तो लिख लेना कम से कम, लिखें बिकॉज शेयर होल्डर वॉन्ट्स टू कंपेयर रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। बिकॉज शेयर होल्डर क्या होता है यार? होल्डर होता है। बिकॉज शेयर होल्डर वॉन्ट्स टू कंपेयर, रिटर्न कहते हैं प्रॉफिट को, रिटर्न प्रॉफिट, ऐसे ही तरह थोड़ी सी तैयारी करा दी रेशो के टॉपिक की, वैसे ही लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर ली। बहरहाल यूँ कह सकते हैं आप, शेयर होल्डर वांट्स टू कंपेयर प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। रिटर्न का मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है। शेयर होल्डर वांट्स टू कंपेयर रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के आगे आप लिख सकते हैं शेयर कैपिटल। इन्वेस्टमेंट क्या है? जो उसने शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है ना। रिटर्न क्या है? प्रॉफिट। और इन्वेस्टमेंट क्या है? जो उसने शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है ना। चलें जी, ये बात तो हो गई डन। हमने बहुत अहम बात कर ली कि क्यों हम परसेंटेज प्रॉफिट के ऊपर अप्लाई करने की बजाय शेयर कैपिटल पे अप्लाई करते हैं डिविडेंड की। ये बात हमने कर ली। लेट आने वाले हजरात को मुबारक हो। आगे बढ़े।
ऐसे ही होगा बेटा, क्लास के टाइम को भी गुजरे हुए 25 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब चलें 5-10 मिनट तो बहरहाल होता है, 15 मिनट तक भी मैं ऐसे ही फॉर्मेट बनाता रहता हूँ, लेकिन अब ऐसे थोड़े ही आप हजरात तशरीफ़ ना लाएं और मैं क्लास लेके बैठ रहा हूँ, जो आए हुए हैं टाइम पे आया करें ना। ओके जी, एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गई थी हमारी, 4 भी हो गई थी, 3 में हमने एक डिब्बा लगाया हुआ है बस 45 पे। ओके, 4 एडजस्टमेंट टिक कर लें। उसके बाद हमने 5th एडजस्टमेंट भी कर ली थी इन सितंबर 18। इंटरिम डिविडेंड इज अनाउंस्ड एज फॉलोज। और आपको पता है अगर 17 में इंटरिम है तो वो 17 का ही, वो अगर 18 में इंटरिम आ रहा है तो वो 18 का ही होगा। 17 का इंटरिम होता तो 17 में होता, 17 का फाइनल 18 में आ गया और 18 का फाइनल कहाँ जाएगा, 19 में। तो बहरहाल ये तो पहला सवाल था, उसने सब कुछ ही लिखा हुआ है। सितंबर 18 इंटरिम डिविडेंड इज अनाउंस्ड एज फॉलोज, ठीक है जी। तो हमने वैसे ही लिख लिया यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड, और जब मैंने ये लिखा तो साथ ही आपको रिवाइज करवाने के लिए 18 भी लिख दिया, ठीक है। 2 तरह के डिविडेंड, कैश भी है और बोनस भी है, ठीक है जी। कैश और बोनस। ओके, नाउ अगेन परसेंटेज तो किस पे लगनी है, शेयर कैपिटल पे। कैश की परसेंटेज बताएं, 4% और बोनस की 6%। 50 पर 4% लगाया, क्या आंसर आया। ये 2 कैश डिविडेंड है, बोर्ड पे एंट्री नहीं देखनी, दिमाग में एंट्री पास करें। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल, और डिविडेंड का डेबिट होना रिटेन्ड अर्निंग में माइनस करके दिखाते हैं। तो हमने 2 माइनस कर दिया, चले डिविडेंड डेबिट, ठीक है जी। और ये पेएबल कहाँ नजर आएगा, बैलेंस शीट में, वो हम बनाएंगे, ठीक हो गया, कोई मसला। नेक्स्ट क्या है, बोनस। बोनस की एंट्री बोर्ड पे नहीं देखनी, बोनस शेयर्स की, बोनस डिविडेंड की एंट्री पास करें। डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो ये ड्राइंग इसी तरह से रिटेन्ड माइनस करो, 3 डिविडेंड डेबिट यानी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर। तो ये वाहिद डिविडेंड है जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के फेस पर अपनी डबल एंट्री दिखाया करेगा। एक हाँ सॉरी, बात कर रहा था वो सुन रहे, कसम से सोटे उठाया उसने शेयर होल्डर्स की तरह। ओके जी, एंट्री रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला। अगली बात मैंने आपको कही थी कि कुछ बच्चों के जहन में ये आ रहा है कि देखा उस्ताद की गोली चेक की, पहले सवाल में कैश लिख दिया ताकि हम यहाँ पे कैश लिखें और बोनस बाद में लिखा, क्योंकि अगर ये इधर लिख देता तो हम ये सवाल कर लेते कि कैपिटल तो 50 से 53 नहीं हो गया। तो भाई मैं इसका जवाब, ये भी कल कहा था कि आज जवाब दूंगा, इसका भी जवाब सुन लें भाई। डेट सेम है ना, तो चाहे बोनस को इधर लिख लो, कैश को बाद में लिख लो, कैपिटल का बैलेंस 50 ही रहना है। ऐसा नहीं होता कि आज ही आपने बोनस शेयर्स दिए और साथ ही डिविडेंड दे रहे हैं तो कह रहे हैं इन्हें भी दे दो, चलो भजो इन्हें को भी दे दो। आपने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, वैसे भी डिविडेंड की एंटाइटलमेंट के लिए, डिविडेंड की एंटाइटलमेंट के लिए बुक क्लोजर से पहले आपका ओनर शेयर होल्डर होना जरूरी है, ठीक है। तो डिविडेंड अनाउंस होने से पहले बुक क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो अगर सेम डेट होगी, अगर सेम डेट होगी तो कैश और बोनस डिविडेंड सेम कैपिटल पर अप्लाई होंगे। ये मत सोचना कि अगर बोनस पहले लिखा होता तो ये 50 जमा 3 53 के ऊपर अप्लाई करते। लेटेस्ट तो 50 नहीं रहा, लेटेस्ट 50 ही है। उस दिन सेम, उसी दिन दोनों काम कर रहे हैं, तो फिर कैपिटल को बढ़ाना नहीं है। कैश और बोनस दोनों परसेंटेजेस 50 पर ही अप्लाई होंगी। ओके, डेट बदल जाती अगर पहले बोनस आता और 1-2 महीने बाद जैसे यहां पर फाइनल डिविडेंड बोनस आ जाता और अब ये इंटरिम आ रहा होता, तो फिर हम कैपिटल को ऐड करते। ये बात समझ आ गई है और सही है। चलें टिक कर लें, पॉइंट नंबर 5 भी हो गया था हमारा। पॉइंट 6 आज का मेन पॉइंट है, लेकिन उससे पहले पॉइंट 7 को टिक कर लेते हैं। पॉइंट 7 क्या है? पॉइंट 7,
एट ईयर एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ट्रांसफर 12 मिलियन फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स टू रिटेन्ड अर्निंग्स में से निकालो, जनरल रिजर्व में रख दो। क्या मतलब, ये जो नीचे क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स आती है ना, इसी को देख के शेयर होल्डर्स की राल टपकती है, इतनी अर्निंग्स रिटेन हुई पड़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इसको साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, क्या मसला है? मतलब ऐसे होके बैठो यार, थोड़ा जी भाई बात सुने। जनरल रिजर्व्स में रखना, वो अगर वो कह भी नहीं ये क्या, हम कहेंगे ये भी प्रॉफिट, ये पैसे ही हैं, रिजर्व कहेंगे ये पैसे ही हैं, लेकिन वो बिल्डिंग बनानी है उसके लिए रखे हैं, फलां काम करना है उसके लिए रखो, अलग रख लिया है, कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कोई बुरे हालात आ जाते हैं इसलिए अलग दिए हैं। भाई टेंशन ना लो, ये हमने आपके लिए अलग पैसे रखे हुए हैं। बहरहाल अव्वल तो ये पूछते भी नहीं है, उनको यही पता होता है कि ये रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। जनरल रिजर्व का नाम देख के अकाउंटेंट को तो फिर पता होता है, उनको समझ नहीं लगता, कहते हैं अच्छा हाँ वो भी रिजर्व पता नहीं क्या है, ये रिजर्व को खिलाड़ी होगा, रिजर्व खिलाड़ी। बहरहाल अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में से कुछ पैसे निकाल कर किसी बुरे वक्त, आने वाले वक्त के लिए अलग करके रख लेते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में से जनरल रिजर्व में पैसे जा रहे हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी कम होंगी? कम होंगी। अच्छा, तरतीब कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको जी पहले प्रॉफिट्स लिखें, फिर कोई बात, अगले सवाल के अंदर मैं तरतीब वो भी बना लूँगा, पर्चे के अंदर तरतीब की कोई ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ें पूरी कर देना यहाँ पे, ठीक है ना, चीज़ें पूरी कर देना और सही सही लिखना, तरतीब की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे जब प्रोफेशनली आप सर्टेन इक्विटी बना रहे होगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाके, फिर तरतीब बेशक रख लेना, फिलहाल कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते 2-3 दिन में कुछ ना कुछ तरतीब आपको समझ भी आने लग जाएगी, ठीक है। बहरहाल रिटेन्ड अर्निंग्स से निकालो, जनरल रिजर्व्स में रख दो। अब ये एंट्री आप खुद बना लें, बोले रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट। ये सारी ही स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी क्रेडिट है, क्रेडिट नेचर की चीज है, तो इसका जब भी बढ़ना होगा वो क्रेडिट होगा, और इसके किसी आइटम का जब भी कम होना होगा वो डेबिट होगा। तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, जनरल रिजर्व्स क्रेडिट। जी यहां पे हमने लिख लिया ट्रांसफर फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स टू जनरल रिजर्व्स। नहीं है एडजस्टमेंट के अंदर वो वाली एडजस्टमेंट, लेकिन एक ट्रांसफर की एंट्री आपने और भी देखी थी रिटेन्ड अर्निंग्स से मिलती हुई, रिटेन्ड अर्निंग्स को छेड़ती हुई ट्रांसफर की एंट्री, जिसके लिए मैंने आपको रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉन्सेप्ट दिया था रिवैल्यूएशन से पहले, याद आ रहा है। रिवैल्यूएशन अगर सरप्लस आया है और एसेट डेप्रिशिएबल है, तो हर साल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो होती थी, ठीक है, वो हम ट्रांसफर करते थे रिटेन्ड अर्निंग्स में, और एसेट जब बिकता था तो सारे का सारा सरप्लस भी हो जाया करता था रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो उसकी एंट्री क्या हुआ करती थी, जरा याद करो, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। हमारे सवाल में वो है तो नहीं, पर चले तैयारी तो कर लेते हैं। ट्रांसफर, एक और भी ट्रांसफर की एंट्री होगी, फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू, वो कैसे होगी एंट्री, अब खुद बताओ, सभी क्रेडिट है। अब हम एंट्री किया करते थे रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, सरप्लस कम करते थे रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ाते थे, याद आ रहा है। तो सरप्लस में से पैसे निकल जाएंगे, माइनस है कोई नहीं, और रिटेन्ड अर्निंग्स में जाकर हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो जब ये एडजस्टमेंट आएगी तो उस एडजस्टमेंट को आप इस तरह से पोस्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक कर लें आखिरी पॉइंट भी। ट्रांसफर भी लिख सकते हैं काफी, बस ट्रांसफर भी लिख दो तो आगे नजर आ रहा होगा, लेकिन आप फिलहाल लिखें, जरा याद होगा। ट्रांसफर में नजर नहीं आ रहा होगा कि कहां से कहां जा रहा है ट्रांसफर, ठीक है। ओके जी, अब रह गया आखिरी पॉइंट जो हमने छोड़ा हुआ वो आखिरी रह गया। वैसे तो आखिरी पॉइंट ये था, वो पॉइंट नंबर 6 है। इन नवंबर 2018 20% राइट शेयर्स वर इशूड एट 13। जरा पहले डिस्कशन सुन लें थोड़ी सी, फिर हैंड रिटन के ऊपर पढ़ लेते हैं, इसके बारे में लिखा था कल, नहीं पढ़ा था। देखें, राइट शेयर्स इशूड का मतलब इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल ही है, ठीक है, इशू ही है ये।
इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल ही है। राइट का मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे पहले उनको ऑफर किए जाते हैं शेयर्स। जब भी कंपनी नया कैपिटल रेज करना चाहती है तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पहले पूछते हैं कि आप मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। अगर वो इनकार करें तो फिर आईपीओ की तरफ, जनरल पब्लिक की तरफ जो है वो कंपनीज मूव करती हैं, प्रोस्पेक्टस बनाती हैं और इनिशियल पब्लिक ऑफर बनाती हैं या बाद वाली। बहरहाल ये लंबी कहानी है, आपने लॉ में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो उधर जाने से पहले राइट ऑफर किया, अगर ये ले लेंगे, अपने ही ओनर से शेयर ले लेंगे तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, क्योंकि बाहर जाने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, लीगल फॉर्मेलिटीज़ वो आपको मज़ीद पूरी करनी पड़ जाया करती हैं। आसानी है एग्जिस्टिंग मेंबर्स ही कह दें कि जी हम ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मली करते भी हैं शेयर होल्डर इस तरह से, भाई पहली रो में आ जाओ, साथ हो जाओ। नॉर्मली शेयर होल्डर यही कहते हैं, कंपनी कहती है जी हमें पैसों की ज़रूरत है, तो एग्जिस्टिंग जो ओनर्स होते हैं वो कहते हैं अब और गंद ना डालो, बड़े हैं आ गई मेंबर, पैसे चाहिए ना, हम ही दे देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली राइट इशू से ही कंपनी का काम बन जाया करता है। तो राइट इशू भाई वो इशूएंस ऑफ शेयर्स ही है। राइट का मतलब एग्जिस्टिंग मेंबर्स को आपने इशू किए, बस, ठीक है। यहां तक को मसला। अगली बात, अगर इशूएंस है तो ये भी एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम हो सकते हैं, तो एंट्री तो वही रहेगी। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट पार पे है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट अगर प्रीमियम पे है, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट अगर डिस्काउंट पे। अगर इश्यूएंस है तो एंट्री तो वही है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और क्या आ जाती है यहां पर, जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है ना तो हर बेंच पे 7 बच्चे हो जाते हैं, 6 वाले बेंच पे 7 बच्चे हो जाते हैं, जगह खाली कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट की बारी आ गई है। फिर चांद 7 हो जो, नियत से 7 हो गए ना, हाँ तुम तीसरे वाले, हाँ अच्छा जी। जिस बेंच पे 6 हैं वो 7 हो जाएं क्या, बंदे भेजने 4-5? भाई हर एक को क्यों कहना पड़ता है यार, आप लोगों को नहीं पता चल रहा आपके बेंच पे 6 बच्चे बैठे हुए हैं? भाई साहब आप बैठे कैसे हैं वैसे तो ये बताएं पहले। आप, मुझे तो याद आ गए, कोने पे इसको जरा खड़ा कर दो, कोने पे। कसूर माना आपने आके? नहीं माना था, मान लिया था, तौबा की थी, तौबा। 7 होके बैठो फिर। अच्छी वाली बात चली, देखें ना, अब आपको एक बात समझाई हुई है कि आप लोग इस बात को इंश्योर कर लिया करें, पहले बेंच के अलावा उस पे 6 ही होते हैं और एंड पे 7। आप इसको इंश्योर कर लिया करें कि जिस पे 6 से 7 से कम हैं वो 7वें की जगह खाली कर दें। अब वो नहीं करते तो रोज़ाना ये 5 मिनट ज़ाया होते हैं, तो आपके ये 5-5 मिनट ऐड होते जा रहे हैं रोज़ाना के हिसाब से। अब अगर 150 लेक्चर हमने एंड पे पढ़ना है तो 150 लेक्चर के 5 मिनट मल्टीप्लाई करके देखो कितने लेक्चर्स आपके एंड पे लेट हो रहे हैं, ये आप खुद ही हिसाब लगाया करें। तो एक छोटी सी अर्ज़ की हुई है आपको, आप लोगों को समझ नहीं आती उसकी, हर बार आपको ये बात कहना पड़ती है, तो पता नहीं कब समझेंगे। कितने? 12.5 लेक्चर्स, यानी आपकी क्लासेस 12 दिन लेट होंगी। तो रोज़ आप ना सीट खाली किया करें, ठीक है। हाँ। संडे मैं नहीं ऑन करूँगा, मैंने इस बार कोई संडे FAR 1 का ऑन नहीं करना, ये अभी सुन लो। और अगर आप ऐसी आदतें करते रहेंगे तो जो एक्सटेंशन होगी वो टाइम में होगी, 31 जनवरी को मैं ख़त्म नहीं करूँगा, ये आपकी मर्ज़ी की बात है। इसलिए ऐसे काम ना किया करें जिनसे मना करता हूँ, जो खामखा मुझे तंग करते हैं। वापस आएँ अब मैं ये चाहूँगा कि अगले सारे अरसे में ये 5-5 मिनट ना ज़ाया हों, आज के 5 मिनट की कंपनसेशन है ये, ठीक है। ओके, बात पता नहीं कहाँ थी, हाँ जी। शेयर्स जब एग्जिस्टिंग ओनर्स को ऑफर किए गए तो एक और मुसीबत आन पड़ी, लड़ाइयाँ, तलवारें निकल आईं। एक बंदा आया, वो कहने लगा आपको पता है, आपने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है कि आपके पास जितनी ज़्यादा ओनरशिप आप कंपनी में होते हैं ताकतवर, डिसीजन मेकिंग में, वोटिंग पावर में, डायरेक्टरशिप में, तो फिर तलवारें निकल आईं। एक बंदा आया, वो कहने लगा जितने पैसे चाहिए सारे मैं दवाऊंगा, कोई और ना ले ये शेयर्स, ठीक है।
दूसरा उसने कहा क्यों, मैं कुछ सुतेला शेयर होल्डर हूँ, मैं नहीं लेने हैं सारे पैसे। तो ये लड़ाई से बचने के लिए फिर कंपनीज क्या करती हैं, जो एग्जिस्टिंग परसेंटेज होती है उसको ख़राब नहीं करते। ऑफ़र किस तरह से करते हैं, ऑफ़र इस तरह से करते हैं कि हर वो आदमी जिसके पास 4 शेयर्स ऑलरेडी हैं वो चारों लेकर आए, हमें डायरेक्टर्स को दिखाए, हम 1 शेयर उसको देंगे। तो जो 8 वाला होगा, जो 12 वाला होगा, जो 100 वाला होगा, 25 शेयर्स मिलेंगे उसको। ठीक है, 5 पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टर्स ने ऑफर किया, जिनके पास नहीं, मतलब जिनके पास 5 शेयर्स ऑलरेडी हैं हमारे, वो 5 शेयर्स लेकर आए, वो 5 शेयर्स दिखाएगा तो उसको 1 शेयर मिलेगा। ठीक है, अब जिनके पास 10 होंगे उनको कितने मिलेंगे, जिनके पास 100 होंगे 20। बात समझे हो ना। तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग की बेस पर राइट शेयर्स इशू किए जाते हैं। कोई लेना चाहे तो ठीक है, जो नहीं लेते वो बच जाते हैं। उनका क्या होता है ये आप लॉ में पढ़ेंगे, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। ठीक है जी, सही है, यहाँ नहीं तो फाइनल में सही वो आप पढ़ लेंगे। तो मतलब इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल ही है। राइट का मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कर रहे हैं आप इश्यू, और दूसरी बात जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कर रहे हैं तो लड़ाइयाँ ना पड़ जाएं, इसके लिए एक परसेंटेज बना दी जाती है कि हर 3 वाले को 1 शेयर मिलेगा, हर 4 वाले को 1 नया मिलेगा, हर 5 वाले को, हर 10 वाले को, कोई भी परसेंटेज हो, जितना सरमाया ज़रूरत होता है ना उसके हिसाब से वो परसेंटेज निकाल लेते हैं। वो कहते हैं जी अगर हमें लेट से 100 रुपये रेज करने हैं तो फिर कितने शेयर्स इशू करें, तो उन्होंने कीमत ज़हन में रखी, लेट से हम 15 रुपये का शेयर जो है वो इशू करेंगे, तो उन्होंने डिवाइड किया उस 100 रुपये को 15 से, नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए। अब उन्होंने कहा कि ये नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, ऑलरेडी वाले शेयर से परसेंटेज निकाल के वो बता देते हैं जी इतने शेयर्स हम जो है वो आपको ऑफर करें। ठीक है ना, तो बहरहाल आपको एक परसेंटेज गिवन होगी, लड़ाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो राइट शेयर्स देख लेते हैं ज़रा, कैलकुलेशन के बाद आंसर आता है या नहीं आता आपके जवाब सवाल का। राइट शेयर्स क्या हैं, इशुएंस ऑफ शेयर एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, और इसको इशू करते हुए एक ख़ास परसेंटेज दी जाती है कि इतने परसेंट, ना भी हो परसेंट तो हम परसेंट में कैलकुलेट करेंगे उसको इंशाल्लाह। ठीक है, वो नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग की बेस पे नए शेयर इशू किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस भी ले लेता हूं अगर कोई हुए तो। जी, इन नवंबर 2018 20% राइट शेयर्स वर इशूड एट 13 ईच। अच्छा, जरा वो हैंड रिटन पे तो पढ़ लें क्या लिखा हुआ था डिब्बे में, ऐसे ना हो वो रह जाए, आप कहें वो रह गया हमने पढ़ा ही नहीं। हैंड रिटन पे राइट शेयर्स का डिब्बा बना हुआ था साइड पे, उस पे लिखता है जी इट इज इशू ऑफ न्यू शेयर्स। अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं, कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस मतलब एग्जिस्टिंग, कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। और जर्नल एंट्री क्या है भाई, वही जर्नल एंट्री है, कैश डेबिट शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे है तो शेयर प्रीमियम क्रेडिट। क्लियर, ठीक है ना। चले अब आ जाए अपनी एडजस्टमेंट पे। हाँ जी, एडजस्टमेंट में बताया जा रहा है नवंबर 2018 में 20% मतलब क्या होता है, हर 100 वाले को 20 पर 100, परसेंट मतलब होता है पर 100। ठीक है, तो हर 100 वाले को 20। ठीक है, यही बात पेपर में इस तरह भी लिखी हुई आ सकती है, आगे लिखा हुआ है 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। ये भी आपके साथ जबानी बात की, इसको अंडरलाइन कर लें, 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, इसको अंडरलाइन करके लिखें। हम हमेशा पेपर में इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया करेंगे, हम हमेशा कभी भी इसको यूज नहीं करना। ठीक है, बस जब भी ये नजर आए, अव्वल तो परसेंटेज होगी, परसेंटेज नहीं होगी तो इस तरह से 1 for 5, 1 for 4, 1 for 3 लिखा होगा। ठीक है, कि एक शेयर, हम इतने शेयर वालों को 1 शेयर। ठीक है, तो उसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है लाजमी, इसको कभी इस तरह से करेंगे नहीं, मुश्किल हो जाती है, हो सकता है लेकिन मुश्किल हो जाती है। तो लिखें, हम हमेशा इस रेशो को परसेंटेज में
कन्वर्ट कर लिया करेंगे। अब आगे लिखें कैसे करेंगे, ठीक है। 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू, तो अगर कभी वो इस तरह से भी आपको परसेंटेज दे दे तो हम उसको भी इस तरह से रेशो दे दे तो हम उसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात, सही है। चलो, लेकिन आज तो 20% दिया हुआ। अच्छा जी, चले, ये तो होगी टेक्निकल बातें। राइट शेयर इशू हो गए तो कैसे करेंगे उसकी अकाउंटिंग, ये समझिएगा आप। 3 स्टेप्स में हम ये काम किया करेंगे। सबसे पहला स्टेप, जो राइट इशू करने लगे हैं तो परसेंटेज होनी है ना कोई ना कोई। अब पहले ये तो पता लगाओ कि हैं कितने शेयर्स, तभी तो हम ये कह सकेंगे। देखो ना, उसने कहा परसेंट, किसका परसेंट? जितने शेयर्स इन इशू हैं उन्हीं का परसेंट ही होगा ना। कैसे बोल रहे थे डायरेक्टर्स बोल रहे थे हर 4 वाले को 1। अब टोटल कितने के हैं? किसी के पास 4, किसी के पास 8, किसी के पास 12। तो हमने ये भी तो देखना है ना कि टोटल इन इशू शेयर्स हैं कितने, ताकि पता लगे कि इनके इतने परसेंट हमने नए शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम राइट इशू की एडजस्टमेंट आया करेगी तो हम क्या कैलकुलेट किया करेंगे? नंबर, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड, ऑलरेडी इन इशू भी कह सकते हैं, ऑलरेडी इन इशू या ऑलरेडी इशूड। क्या मतलब? बिफोर राइट इशू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। ठीक है, तो सब जरा देखें अपने सवाल के अंदर कितने हैं शेयर्स बिफोर राइट इशू। देखें देखें देखें, 50 मिलियन है, 53 मिलियन है, 53 मिलियन है, 53 मिलियन रुपीज है। ऊपर देखें, 53 मिलियन रुपीज हैं। ये अभी हमारे पास रुपीज में गिवन है, शेयर कैपिटल इन रुपीज गिवन है, तो हमें तो नंबर ऑफ शेयर चाहिए। चलें पहले रुपीज तो बता दें, टोटल शेयर कैपिटल कितना है आपके पास? रुपीज 50 मिलियन प्लस रुपीज, हाँ, वो जो कल घर जाके उसने घरवाली को कहा था कि इसी को गूंद लो, इसी को पका लो, ये शेयर जो मुफ्त में मिले थे बोनस में, वो असल में तो यही डायरेक्टर ने कह के भेजा था ना कि आज इनके को फायदा नहीं नजर आ रहा, मार्केट में बेचो तो भी फायदा है, और अगर रख लोगे तो कल को डिविडेंड मिलेगा, उससे भी फायदा है। अब जब राइट की बात होगी, तो जब अगली बार राइट शेयर्स के लिए जाएंगे तो अपने वाले शेयर्स और वो बोनस वाले शेयर साथ लेकर जाएंगे कि हमारे पास ये शेयर्स मौजूद हैं, पिछली बार जो आपने हमें ये शेयर्स मुफ्त में दिए थे, ये भी तो हमारे शेयर्स हो गए। ठीक है ना, तो टोटल 53 मिलियन रुपीज हमारे पास पड़े हैं। कितने? 53 मिलियन रुपीज। मुझे रुपीज से कंसर्न नहीं है, मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो सवाल में लिखा हुआ था हर शेयर की फेस वैल्यू 10 है, और शेयर कैपिटल के अकाउंट में आपको पता है शेयर की फेस वैल्यू के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। तो हमने डिवाइड कर दिया रुपीज 10 से, तो हमारे पास आ गए रुपीज 5.3। रुपीज से अब बात खत्म हो गई। ये क्या है? 5.3 मिलियन शेयर्स, ये है हमारे पास ऑलरेडी इन इशू। ठीक है, अब हम कहेंगे 5.3 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, इंटू 1 कर लो। क्या मतलब? हर 5 वाले को 1। लेकिन ये काम परेशान करता है, इसीलिए हमने परसेंटेज ना भी दी हो तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आंसर उसका भी यही आना है। आंसर आप बेशक लिख लें, 5.3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1। क्या मतलब? हम कहें जी 100/5 इंटू 1, आंसर क्या है? नहीं, इसका आंसर 20। ठीक है, या आप कहें 100 इंटू 20%, तो इसका आंसर, तो वह बात तो सेम ही होनी है। ठीक है ना, इसलिए हमने आसान वाला काम पक्का रख लिया है। बताएं जी, हम कहेंगे जी 5.3 मिलियन शेयर्स हैं, शेयर्स इंटू 20%, आंसर इज 1.06 मिलियन राइट शेयर्स हमने किए हैं इशू। ये नए शेयर्स इशू हैं। ऐसे करके देख ली, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, और सही है ना? तो स्टेप 1,
राइट इशू से पहले कितने शेयर्स थे, नोट ना करें साथ साथ, बाद में खुद ही कीजिएगा, मैं टाइम दूंगा। नंबर ऑफ शेयर्स राइट इशू से पहले कितने हैं, हमने निकाली 5.3 मिलियन शेयर्स। फिर राइट शेयर्स कितने थे, हमने उस पर परसेंटेज अप्लाई कर दी, राइट शेयर्स आ गए। अब बड़ी तवज्जो से ध्यान से देखना है, नोट करने वालों ध्यान से इधर देखो। एंट्री क्या है वैसे, कैश तो डेबिट होना है, ठीक है। और आपको नजर आया है सवाल के अंदर 13 पर शेयर्स इशू कर रहे हैं, जबकि फेस वैल्यू कितनी है 10, तो फिर प्रीमियम पे है, इसका मतलब शेयर कैपिटल भी आएगा और शेयर प्रीमियम भी आएगा एंट्री में। अब तरीका क्या होगा, बड़ी तवज्जो से ध्यान से प्लीज इधर देख लीजिए। सबसे पहले आपने कैश लिख लेना है, कैश कितना आना है, इधर देखो 13, इधर 10, इधर 3। सवाल में कहीं इशू है 15 पे, 15, 10, 5, 18 पे 18, 10, 8, 20 पे 20, 10, 10, 25 पे 25, 10, 15, इधर 10 ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने ये फिगर्स लिखनी है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। इधर देखो नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने राइट इशू के वक्त किए निकाले हैं, इनको उठा के यहां पे लिख लो। इधर देखो 1.06 मिलियन शेयर्स इंटू ₹13, ठीक है, ₹10 इंटू, पहली बार है ना सब कुछ लिख रहे हैं, इंटू 1.06 मिलियन शेयर्स, ₹3 इंटू 1.06, यानी कि वो जो आपने रुपए लिखे हुए थे बस शेयर्स निकाल के आप उसको आगे लिख देंगे, इतनी तफसील तो नहीं ना लिखेंगे, तो पहली बार है इसलिए पहली बार एंट्री तो सब कुछ लिख दिया। बोलें जी 13.78, 10.6, 3.18। अच्छा अब इसकी पोस्टिंग है, जरा ध्यान से सबकी तवज्जो इधर हो, प्लीज नोट नहीं करना। कैश क्या हो रहा है, डेबिट, कैश क्या हो रहा है, वो डेबिट हो गया, ठीक है। अब हमारी स्टेटमेंट जितनी इक्विटी है ना, कैश के अकाउंट तो बना नहीं रहे, तो कैश क्या हो गया है, डेबिट हो गया है, कैश डेबिट हो गया है, ओके। नाउ शेयर कैपिटल, नेचर सारों की क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब बढ़ रहा है, शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से, 10.6 से शेयर कैपिटल क्रेडिट और 3.18 से शेयर प्रीमियम क्रेडिट। यहां पे हमने लिखा राइट शेयर्स इशूड या राइट इशू, ये आसान कर लो, राइट इशू, ठीक है जी। राइट इशू हुआ वर्किंग 1, इसकी वर्किंग कर लिया करेंगे क्योंकि ये 3 स्टेप्स के अंदर काम होना है, ठीक है। डन, सारा सवाल खत्म, कुछ रह तो नहीं गया, हाँ जी रह गया, कुछ रह गया, क्या रह गया बताएं, क्या रह गया जी, हाँ वो प्रॉफिट को, ठीक है। ये कोई फिगर नहीं है जी, प्लस माइनस बस लिखा हुआ था, ठीक है ना, ये इसको ना ढूंढते रहना। प्रॉफिट है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2018 वाला, 17 वाला तो 17 में चला गया था ना, 17 का प्रॉफिट 17 में, 18 का प्रॉफिट 18 में, ठीक है जी। रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड कर दें, कितना है जी 45 मिलियन, 45 मिलियन, ठीक है, वो जो डिब्बा लगा के आए थे ऊपर, ओके। एंड द सवाल इज खत्म, ठीक है जी। ये जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस जाएगा हमारी बैलेंस शीट में इक्विटी के कॉलम में, क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 18 जी, 63.6, 3.18, 50.5, 12 nil, ठीक है जी। जल्दी से नोट कर लें और क्वेश्चन बैंक का 1 ओपन कर लें, पेज नंबर 31 पे था पिछली क्लास में, तो आपकी क्लास में कहीं दौड़ भाग ना गया हो, अभी भी 31 पे ही है, तो नोट करें और क्वेश्चन 1 पढ़ना शुरू कर दें।
डैफोडिल लिमिटेड। कोई बात नहीं, नहीं अगर हाँ अगर डेट पहले की होती तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ पर होता तो 50 ही था लेटेस्ट शेयर्स। तो ये इंटरिम डिविडेंड तो गालिबन मार्च अप्रैल के अंदर मिला हुआ है, तो मार्च अप्रैल में तो ये शेयर्स बढ़ चुके हैं। तो राइट इशू। डिविडेंड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप बुक क्लोजर से पहले मेंबर बन जाएं। तो बुक क्लोजर के कितने दिन आजकल चल रहे हैं? कंपनी लॉ वाला किसी बच्चे को याद? चलो 30 ही रख लो ज़हन में। तो 50 एक महीना पहले तक जो भी ओनर बन गया उसको डिविडेंड मिलना है, ठीक है ना। तो एक महीना पहले बोनस शेयर्स इशू किए और एक महीने बाद डिविडेंड कैश का अनाउंस कर रहे हो तो फिर बोनस वाले शेयर्स पे भी अप्लाई होगी परसेंट। ओके, ये कल नोट किया तो था, दोबारा से क्यों नोट कर रहे? तुम कल नहीं आए थे? पे 31 क्वेश्चन बैंक 1 ओपन कर लें। मैंने क्या कहा है, जिन्होंने कर लिया वो बैठ के पढ़ें उस सवाल को। आ जाना है 2 सवाल इसमें से, लग रहा है मुझे। तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? जब डेट देगा भाई, ये बड़ा अहम काम होता है। देखो प्लीज, बोनस शेयर से भी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, राइट शेयर से भी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, और डिविडेंड की परसेंटेज में लगना होता है शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे। तो अभी तो मच्छरना है काम, समझ रहे हो? हाँ, अभी तो आगे देखो क्या होता है क्या आपके साथ। तो नहीं, मुश्किल होगी। बेसिक्स को थामे रखना। 2 क्लासिफिकेशन डिविडेंड की पढ़ाई हैं, बस उनको नहीं छोड़ना आपने। इंटरिम उस साल का उसी साल में, फाइनल उस साल का अगले साल में, बस नहीं मार पड़ेगी। कैश डिविडेंड की और बोनस डिविडेंड की एंट्री है वो वही रहनी है, जो मर्जी कर लो। तो इंशाल्लाह ये जो परे आपको होमवर्क नजर आ रहे हैं, वो होमवर्क में आपको नजर आ रहा है एक तो यही क्वेश्चन बैंक 1 है जो मैं अभी आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये दोबारा अगर आप करना चाहें तो बहुत आसान है। उसके बाद लिखा हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 बेसिकली FAR 2 का सवाल है। उसमें IS 8 का सवाल है, IS 8 वाला मामला निकाल के बाकी का सवाल यहाँ रख दिया गया। ये सवाल जब आप घर पे करेंगे तो सजियों डिविडेंड, खबियों डिविडेंड, छत पाड़ के डिविडेंड, जमीन से डिविडेंड, हर तरह से डिविडेंड आ रहा होगा। कोई कैश है तो कोई बोनस है तो कोई फाइनल है तो कोई इंटरिम है तो कोई 10-12 फिगर्स आ जाएंगी, आपका दिमाग घूम जाएगा। अब आप खपेंगे घर, तो मैं कल आपको वो सवाल करने का तरीका बताऊंगा जिसमें डिविडेंड की एक तरह से बारिशें हो रही होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको उसकी अफादियत का पता नहीं लगना अगर आप खुद खप के नहीं आएंगे। तो कल आप रुल के आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, देखो यार ये कर लेते ना तो इससे आसानी से ये काम हो जाना, ठीक है। अगली बात सुनते रहे, पहले बात भाई चुप करके सुने। ये हो गए 2 सवाल। तीसरा सवाल है क्वेश्चन बैंक का 3। इसमें पता नहीं कितनी चीजें आपको समझ आए कितनी ना आए समझ। तो कल ये दोनों सवाल ही मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, और बड़ी टेक्निकल बातें हैं 3 के अंदर भी। लेकिन आपने खप के रुल के आना है
कल जब मेरे पास आए तो सवालों से भरे हुए हों आप। ओके जी, जी बेटा चुप कर जाएं, भाई चुप कर जाएं यार प्लीज, नोट करें चुप करके। हिंट, हिंट क्यों दूं? कल सारा सवाल कराना है तो आज हिंट दे दूं, फायदा क्या होगा? बिठा दूं? अभी तो फिर चैप्टर के हफ्ते को चैप्टर ही खत्म हो जाना है। चैप्टर आज कौन सा दिन है? आज बुध है, जुमेरात जुमा, हफ्ता 3 दिन है। हाँ तो वो हफ्ते को बताऊंगा ना, ताकि आप संडे पे काम करें, वरना अभी सारे पेपरों को खराब करेंगे। अभी पढ़ते रहें बस, रोज का रोज हर पेपर को घंटा डेढ़ घंटा देते रहे ना, उसके बाद देखेंगे। संडे को होमवर्क देके भेजूंगा, ज्यादा नहीं होगा, हर टॉपिक में से 2-2 सवाल कर लें। ये टर्म टेस्ट में है। बेटा वो टर्म टेस्ट का होमवर्क देना है, वो टर्म टेस्ट की तैयारी के लिए होमवर्क देना है। नहीं, वो मैं सैटरडे को दूंगा, कुछ संडे को करेंगे, कुछ मंडे को करेंगे, कुछ ट्यूसडे को करेंगे और वेडनेसडे को टर्म टेस्ट दे लेंगे। कोई बेटा सारे पेपर पास करने, इसलिए तो अभी नहीं दे रहा होमवर्क कि अभी से ना शुरू कर दो। अभी भी टेक्स्ट को रोज का रोज पढ़ते हो, पेपर सारे ही पास करने हैं। मैंने आज तक इंश्योर किया इस बात को कि मेरी क्लास के बच्चों का वीकडे में 1 घंटे से ज़्यादा होमवर्क ना हो। कोशिश हमेशा ही मेरी यही रही है। कभी कोई इत्तफाकन गलती से ऐसा हो गया हो कि आपका ज़्यादा होमवर्क हो गया, वरना इंश्योर यही करता हूँ। वीकेंड तो बहरहाल 3 घंटे मेरा हक है। सवाल जिन बच्चों ने पढ़ा उनको नजर आ रहा होगा, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स और जनरल रिजर्व्स हैं इसमें। और शेयर प्रीमियम मैं लिखा रहने दे रहा हूं क्योंकि सवाल पढ़ने वालों ने ये भी पढ़ा कि जो इशू, सवाल तो सारा पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, पर मैं वैसे जो आप 2 दफा सवाल पढ़ के फॉर्मेट बनाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सवाल पढ़ने वालों ने ये भी पढ़ा कि राइट इशू हो रहा है 2 दफा इस सवाल में, और वो दोनों दफा ही अपने फेस वैल्यू से ऊपर हो रहा है, तो शेयर प्रीमियम मैंने इसलिए लिख दिया। सवाल वालों ने ये भी पढ़ा कि रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है, तो इसलिए मैंने ये कॉलम गायब कर दिया। ठीक है जी, ओके। अगली बात, जो फॉर्मेट आपके सामने था वो फॉर्मेट मुकम्मल फॉर्मेट नहीं है। अब सबकी तवज्जो चाहिए दोबारा से मुझे। कॉन्सेप्ट सारे आपके पास हैं, ये ना हो फॉर्मेट ना समझ आने की वजह से एक छोटी सी गलती से आप जो है वो सारे का सारा काम खराब कर दें। ऐसा नहीं करना, पूरी तवज्जो ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए।
आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव ईयर भी दिया जाता है, ठीक है। अगर हम 17 के साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो 16 का कंपैरेटिव भी देना पड़ता है, 16 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो 15 का कंपैरेटिव भी देना पड़ता है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट पढ़ें सवाल की तो लिखता है प्रिपेयर डैफोडिल्स स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। अब सबकी तवज्जो इधर हो। कंपनी का नाम क्या है? ये नंबर मुफ्त वाले नहीं छोड़ने कभी भी। डैफोडिल लिमिटेड, अच्छा जी। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पूरा नाम लिखेंगे आप, ये सही से स्टेटमेंट का, ऐसे नहीं लिखेंगे। और ईयर एंड है 31 दिसंबर 17। आप इधर देखें, सबकी तवज्जो प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत तवज्जो चाहिए, यहां पर गलती हो जाएगी। देखें, डैफोडिल स्टेटमेंट इन इक्विटी, ये कुछ भी नहीं बनाया हुआ आपने, छोड़ें इसको, ठीक है। अभी सिर्फ ये लिखने हैं, ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग। उसके बाद आप सवाल पढ़ने के बाद आइडिया होने लग जाएगा कितनी लाइनें छोड़नी होती हैं, ठीक है। बहरहाल आप 4 लाइनें यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, वैसे बनती 2 हैं, मैं बताऊंगा अभी। एक क्लोजिंग बैलेंस लिखिएगा, उसके बाद 5-6 लाइनें और छोड़ दीजिएगा, और फिर क्लोजिंग लिखिएगा। आप कहेंगे ये क्या बात हुई लाइनें छोड़, भाई सवाल पढ़ा तो 2 साल का सवाल होगा, तो आपको नजर आया कि पहले साल में लेट से 2 ट्रांजैक्शंस हैं, 4 लाइनें छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरे साल में आपको लगा 4 ट्रांजैक्शन है, 8 लाइनें छोड़ो। भाई पेपर की फीस दी हुई है, सफ़ा मिला हुआ है, आपके ये सारे पूरे सफ़े पे स्टेटमेंट इक्विटी बनाओ सुकून से, ठीक है। मुसीबत क्या पड़ी हुई है लाइनें गिन के छोड़ने की। आपको 3 ट्रांजैक्शन नजर आ रही हैं, डबल लाइनें छोड़ो, 6 छोड़ दो। 4 ट्रांजैक्शन नजर आई हैं, 8 लाइनें छोड़ो, और ठीक है ना। इसलिए ये परेशान ना हो आप प्लीज़, ये परेशान ना हो कि जी ये तो हम कैसे डिसाइड किया करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है लिखना, जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब सबकी पूरी तवज्जो चाहिए। रिक्वायरमेंट 31 दिसंबर 17 की स्टेटमेंट यानी इक्विटी बनानी है, तो जो सबसे एंड वाला क्लोजिंग बैलेंस है वो होगा 31 दिसंबर 17 का। तो फिर ये वाला क्लोजिंग होगा 31 दिसंबर 16 का। तो फिर ये वाला ओपनिंग होगा 1 जनवरी 16, ठीक है जी। तो अभी पहला सबक सिर्फ यही था, जल्दी से इसी तरह से लिखें बगैर देखे, खुद से ये स्टेटमेंट बनाएं, ठीक है जी। और टोटल के नीचे डबल लाइन ना कीजिएगा, ये कंटिन्यू हो रही है, ये एक ही स्टेटमेंट हमने बनाई है, यही क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग तस्वर होगा। भाई खुद से प्लीज, मैंने आपको ये समझाया है। एक लिखें ओपनिंग, फिर लिखें क्लोजिंग, फिर लिखें क्लोजिंग, आखिरी क्लोजिंग पे अपने ईयर एंड की डेट डालें, फिर उसी हिसाब से बना लें। 2 साल की क्यों स्टेटमेंट इक्विटी बना रहे हैं? क्योंकि कंपैरेटिव हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना होता है। ओके, उसूली तौर पे इसको रिक्वायरमेंट में भी लिखना चाहिए था, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, उसूली तौर पे लिखना चाहिए था। रिक्वायरमेंट सही नहीं है, मैं खुद ऐड करवा दूंगा। वैसे पर्चे के लिए आपको बता दूंगा क्या करना होगा क्या नहीं, कब कंपैरेटिव बनाना है कब नहीं। फिलहाल पूरी स्टेटमेंट इक्विटी बनाना सीख तो लें। आसान टॉपिक है, इस वीक के एंड तक होपफुली ये खत्म हो जाएगा, कोई इसमें चीज़ अब बची नहीं। बस हम हर सवाल के अंदर मुख्तलिफ नई चीज़ें देखेंगे। जैसे आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है कल का दिन की बजाय परसों तक भी उनके ऊपर बात खींचती चली जाए, हो सकता है कल भी पूरी हो जाए, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो आप लोगों के फीडबैक के ऊपर आगे चलती है बात, ठीक है। तो हम हर चीज़ डिस्कस कर लेंगे पेपर में, रिक्वायरमेंट क्या हो तो क्या लिखना है, कितना काम कब करना है, कितना काम, ये सारी बातें करेंगे। फिलहाल पूरी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाना सीखें, ठीक है। पूरी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी क्या है? 17 के साल के लिए 16 और 17,
दोनों ही प्रेजेंट करने हैं। ओके, ओके जी। डाटा रुपीज इन मिलियन ही है, हम भी रुपीज इन मिलियन ही लिख लेंगे। चले शुरू करें सवाल को। नहीं, ओके। फॉर द पर्पज ऑफ प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेप बाय स्टेप रुकते रहेंगे, आप फिर नोट करते रहेंगे। फिलहाल जब मैं समझा रहा हूँगा, पहला सवाल है एग्जाम लेवल का आपका, तो आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा, फिर बाद में नोट कीजिएगा। कुछ नया नहीं है इंशाल्लाह, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है डाटा को पढ़ते हुए, कौन सी चीज़ कहाँ पे आती जाएगी, साथ के साथ ही प्लेस करते जाएंगे। ओके जी। फॉर द पर्पज ऑफ प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट इन इक्विटी ऑफ फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17, डैफोडिल लिमिटेड हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और नीचे आपको नजर आ रहे हैं नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर और फाइनल कैश डिविडेंड 17, 16, 15 3 साल के। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि 17, 15 और 16 पे ऑडिटेड और 17 पे ड्राफ्ट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? भाई 16 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 31 दिसंबर 16 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे साल 17 में दूसरे तीसरे महीने बन के फाइनल होके ऑडिट हो गई होंगी, लेकिन 17 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही तो एक कंपोनेंट हम अभी बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक कंपोनेंट है, तो ये तो अभी बन रहा है, ये भी बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट पूरा होगा, फिर ऑडिटर आएंगे, फिर ऑडिट करेंगे, तब जाके कहीं 17 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल होंगी। तो ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, लिख लें साथ ही, अनऑडिटेड, अनफाइनल, अनफाइनल, हाँ अनफाइनल अनऑडिटेड के साथ मिलाया है वैसे, ठीक है। नॉन फाइनल, वैसे तो अनफाइनल इसलिए कहा ना कि जरा अन मिल जाए, ठीक है। अनऑडिटेड, अनफाइनल, समझ रहे हो ना। जो भी फाइनल नहीं है, जो भी ऑडिटेड नहीं है, उनको क्या कहते हैं, ड्राफ्ट। ओके चले, ये तो ऐसी बात थी। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट, सबसे पहले क्या चीज है, नेट प्रॉफिट। मुफ्त के नंबर साथ ही साथ लेते जाया करेंगे, ठीक है। तो 15 का प्रॉफिट आएगा 16 में, 16 का प्रॉफिट आएगा 17 में, है ना। वो डिविडेंड की बात थी, फाइनल डिविडेंड की, ऐसे ही ना भूल जाना। तो बड़े मुफ्त के नंबर हैं, आसानी से ले लो, बड़े ही मुफ्त के नंबर हैं ये तो। इधर देखो, इधर देखो, प्रॉफिट मैंने एंड पे लिख दिया, आपने स्टार्ट में लिख दिया, कोई फर्क नहीं है, नंबर आपको ही पूरे मिलेंगे, मुझे भी। ओके जी। प्रॉफिट 16 का कब नजर आना चाहिए, अभी पिछले सवाल में ये बात बता के आया था, ऐसे ही है। 16 का प्रॉफिट 16 में और 17 का प्रॉफिट 17 में। तो जब सामने आ गया है तो उसको लिख लें, ठीक है, ताकि ये नंबर तो मिले। उसकी रिक्वायरमेंट है चेंज इन इक्विटी बनाओ, तो चेंज इन इक्विटी के अंदर ये फिगर तो आनी है, डाटा, इसीलिए फॉर्मेट पहले बनवाया आपसे, ठीक है। फॉर्मेट आसान है, मुश्किल नहीं है। 17 का साल है, 2 डिब्बे बना लो, 2 डिब्बे बना लो, एंड पे अपने ईयर का एंड लिखो और फिर रिवर्स, ठीक है, गलती नहीं होगी। अब सवाल पढ़ते पढ़ते डाटा यहाँ पे पहुंचना शुरू हो जाएगा। ओके, तो बताएं जी, रिटेन्ड, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में, डिविडेंड सरप्लस में, जनरल रिजर्व में, कहाँ जाएगा, प्लस होगा माइनस, कितना है बताओ, 318। 17 का 650। लो, वो ओपनिंग को छोड़ो, अभी कहाँ, अभी ओपनिंग पढ़ा कहाँ है मैंने तो ओपनिंग नहीं पढ़ा अभी, ठीक है जी। यहां तक को मसला, आगे चलें। ओ हो 15 वाले 214 को, उसको क्या करें, उसको क्या करें, उसको क्या करें, ओपनिंग नहीं है वो प्रॉफिट है 15 का, ओपनिंग नहीं है। मेरे चांद काट दो उसको, ओपनिंग भी दिखाता हूं तुम्हें कहीं पे, इसको काट दो। दिस वाज हेयर टू जस्ट टू परेशान यू। भाई प्रॉफिट फॉर द ईयर और रिटेन्ड अर्निंग्स में अभी तक हमें फर्क पता नहीं चला। ये कैसे हो सकता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर ही रिटेन्ड अर्निंग्स हो। ये आपका बेसिक वाला सवाल नहीं है, जिसमें 17 में बिजनेस शुरू हुआ था तो 30 का प्रॉफिट ही ओपनिंग पड़ा था। पता नहीं कब से काम कर रहे हैं ये, पता नहीं कितने प्रॉफिट्स आए होंगे, कितनी बार डिविडेंड्स बंटे होंगे।
तो कैसे आप 15 वाले प्रॉफिट को ओपनिंग रिटेन अर्निंग कह सकते हैं? ठीक है, अभी नहीं, सब्र करो, काट दो इस 15 वाले 214 को और लिखो क्यों परेशान करने आए। ठीक है, तो दिस वाज हियर ओनली टू परेशान यू। ओके, नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफर टू, ओह ये एंट्री भी कर ही लेते हैं, ये तो बड़ी आसान है। 16 में है, 15 में है, तो 15 वाली तो 15 में हो गई होगी ना ट्रांसफर। तो सारा डाटा जरूरी नहीं होता कि लिखना भी हो, कुछ इग्नोर भी करने के लिए होता है। तो ये 141 को भी काटो, लिखो इट वॉज हेयर जस्ट टू परेशान अस। ओके, और 16 में कोई ट्रांसफर है नहीं, 17 में है, कर लेते हैं। आप कहोगे ये जगह जानबूझ के उस्ताद ने पहले बचा रही थी, सवाल याद करके आया था, कोई मसला नहीं, वो आप इसके ऊपर लिख लें, नो इशू, कोई तरतीब की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही है ना? वो मैं तो बस वैसे ही अपनी कहानी बात बताने को, देखो ना इतने प्रॉफिट आ गए हैं, इस पे से कुछ निकाल के इधर रख ले, इसलिए मैंने ऐसी जगह जो है वो थोड़ी सी रख ली थी। ठीक है ना, आप मुझे छोड़ा करें आप। ठीक है, आपने तरतीब से जाओ, फिर आपने तरतीब जो जैसे जहां भी लिख दी, यहां भी ट्रांसफर लिख देंगे तो नंबर नहीं काटेगा वो। ओके, 1-2 दिन में वैसे तो थोड़ा सा तजर्बा थोड़ा सा हो जाएगा कि प्रॉफिट जो है फॉर द ईयर वो हम नॉर्मली एंड पे, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट सबसे एंड पे ही फाइनल होना होता है, इसलिए एंड पे लिख लेते हैं। बहरहाल ट्रांसफर की जगह नीचे बच गई है, असूली तौर पे इससे ऊपर कर देना चाहिए था। ओके, बोलें ट्रांसफर है फ्रॉम जनरल रिजर्व या फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स? ट्रांसफर टू, अच्छा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है, अब नजर आ जाएगा उसको। अब पहले लिख लें जी, हाँ कहां से निकल गए? तो निकालने तो 2 रिटेन अर्निंग से कितने, इसीलिए मैंने कहा पहले लिख लेते हैं। कितना? 112 रिटेन अर्निंग्स से और जनरल रिजर्व में। अच्छा, ज़हन में ये तो नहीं आ गया कहीं पक्का कि ये रुख ही यही होता है? नहीं होता ये रुख। सुने, वापस भी आ सकते हैं पैसे, डिविडेंड बांटना है, जनरल रिजर्व से नहीं बांट सकते, इसको ले आओ वापस रिटेन अर्निंग में, वहां से बांट लो। ठीक है, तो वापस भी आ सकता है, दोनों तरफ ये ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, अब ये क्या हुआ है? ये ट्रांसफर हुई है टू जनरल रिजर्व, फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है, वो नजर आ रहा है उसको, सिर्फ ट्रांसफर भी लिखो तो नंबर मिल जाते हैं, नजर जो आ रहा है ट्रांसफर कहां से कहां हुआ। ठीक है, अब एंट्री क्या बनी? रिटेन अर्निंग डेबिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट। ओके, सही है, चलो उसके बाद आगे क्या है? फाइनल कैश डिविडेंड। 17 में कोई नहीं, 16 में कोई नहीं, 15 वाला तो इग्नोर करेंगे। ऊपर देखो लिखा है 7.5 15 और लिखा है फाइनल, तो 15 का फाइनल 15 में हो ही नहीं सकता था, ये तो आया ही 16 में होगा, तो इसको मत कर देना इग्नोर, हर चीज ही नहीं इग्नोर। इधर देखो, फाइनल डिविडेंड कौन से साल का? 15 का। 16 में क्या कर रहा है? वो आना ही 16 में। ठीक है कौन सा? 15, फाइनल डिविडेंड 15 और कैश। ठीक है जी, अब इसकी परसेंटेज लगनी है शेयर कैपिटल पे, कितने परसेंट है? अब वो शेयर कैपिटल कहीं अल्लाह करेगा मिल जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर हम वहां पे लिख देंगे, काम हो जाएगा। बहरहाल वैसे ही ये बातों में बात आ गई थी, पहला टेबल पढ़ लिया हमने, जरा सवाल को गो थ्रू करते। अच्छा जी, 214 गया बेचारा, 141 भी गया, ऐसे ही 7.5 नहीं गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिटेल्स ऑफ शेयर इश्यूज, अच्छा जैसे ऐसे लिख रहा है, ऐसे जैसे शेयर के मसले मसाइल। ठीक है, शेयर इश्यूज में शेयर्स इशूड होना चाहिए था, सही कर लें, डिटेल्स ऑफ शेयर्स इशूड। ठीक है, हाँ जी, बुलेट 1, 25% राइट शेयर आर इशूड ऑन यकम मई 16, अंडरलाइन कर लो, यकम मई 16, पहले डिब्बे में, दूसरे डिब्बे में, 16 वाले डिब्बे में जाएगा, 1 मिनट लगेगा, कोई मसला ही नहीं हमारे लिए अब राइट इशू की एंट्री करना। सेकंड बुलेट, बोनस इशू ऑफ 10% वाज मेड ऑन 1 अप्रैल 17, जैकम अप्रैल 17 को अंडरलाइन करो, पहले डिब्बे में, दूसरे डिब्बे में, पहले में, दूसरे में, दूसरे डिब्बे में भाई,
और बोनस है उसकी एंट्री आती है। थर्ड बुलेट आपने लिख लिया होगा, पहले बुलेट के साथ 16, दूसरे के साथ लिख लिया होगा अब 17। थर्ड बुलेट 50 मिलियन राइट शेयर वर इशूड ऑन यकम जुलाई 17, अंडरलाइन करें यकम जुलाई 17। पहला डिब्बा दूसरा डिब्बा, किसी ने बोला पहला दूसरा, अच्छा 17 लिख लें इसके साथ। लास्ट बोनस इशू हुआ यकम सितंबर को, यकम सितंबर 17 अंडरलाइन करो, यानी कि एक ट्रांजैक्शन पहले डिब्बे की थी। तो सवाल पढ़ते हुए आइडिया हुआ था, इसीलिए मैंने कहा था ऊपर 3-4 लाइनें छोड़ दो, नीचे 5-6-7 लाइनें छोड़ो, ठीक है ना, सही है। तो पहले साल के अंदर एक ट्रांजैक्शन आई, दूसरे साल के अंदर 3 ट्रांजैक्शंस आई और एक प्रॉफिट हुआ करता है एडिशनल, वो तो हर दफा ही आता है, ठीक है, तो वो भी हमने लिख लिया था। बहरहाल ये तो हम इंशाल्लाह देख लेते हैं, कहीं पे ओपनिंग नहीं मिले अभी तक। हाँ, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एट 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 14, यकम जनवरी 15 को ओपनिंग बनना है, तो ये क्यों दिया हुआ है सारा कॉलम, ओनली टू परेशान अस, तो सारा कॉलम काट दें, 14 के ऊपर ऐसे करके तलवार फेरें, 2014 सारे का सारे, जहां पे देखो ना 2014 कोई काम नहीं था उसका बेचारा, ऐसे ही ये कटने ही आया था। तो सारा डाटा नहीं उठा लेना ध्यान से, क्योंकि हमारा ओपनिंग यकम जनवरी 16 है, तो 31 दिसंबर 15 यकम जनवरी 16 पे आ जाएगा, तो 14 को हम क्या करें, ठीक है। चलें अब लिखवा दें यकम जनवरी 16, 31 दिसंबर 15 के ऊपर आप लिख सकते हैं यकम जनवरी 16, 31 दिसंबर 15 के ऊपर आप लिख सकते हैं यकम जनवरी 16, ऐसे ही है ना। आप बोलें शेयर कैपिटल कितना गिवन, 16,000 मिलियन, यानी 16, अच्छा कोई बात नहीं, ये 1600 मिलियन, यार इसको जरा खड़ा कर दो तुम, हाँ जरा पीछे चले जाओ, मुझे पता है इसीलिए कह रहा हूं जरा पीछे चले जाओ, जल्दी कर लो यार, ये इससे पीछे वाले भाई तुम भी पीछे चले जाओ, हाँ ऐसे ही दिल कर रहा है, चलो शाबाश, चलो ओके जी। 1600 मिलियन मतलब 1.6 बिलियन, भाई खड़े होने का बोला है वहां पे, जय शाबाश बेटा, जल्दी करें। अब तुम बहुत कोने पे बैठे हो, ठीक है, 2-4 इश्तेहारी हैं मेरी नजरों के अंदर, वो इंशाल्लाह क्लास ही बाहर जाएंगे एक आध दिन के अंदर, ओके जी। 1600 मिलियन मतलब 1.6, आगे से हट जाओ बच्चों के, कोने पे चले जाओ दीवार के साथ, ओके जी। उसके बाद जनरल रिजर्व्स कितने हैं, 1850, और जी कितनी है, अब देखो भाई साहब 1430 है रिटेन्ड अर्निंग्स, और आप कह रहे थे वो जो ऊपर 214 है इसको रिटेन्ड अर्निंग्स कह लें, हो नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। शेयर प्रीमियम अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा था, ओके ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस आ गए हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि एक तो फाइनल डिविडेंड है, ठीक है, दूसरा पहला बुलेट है उसमें क्या है, राइट शेयर, वो भी यहां पर आएंगे, ऐसे ही है, वैसे ही लिख तो लेना हो जाए, राइट शेयर्स। फिर आगे गए, दूसरा बुलेट बोनस है, अब वो पता नहीं कौन सा है, फाइनल भी हो सकता है, इंटरिम भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहां पर डिविडेंड लिख लिया, सिर्फ डिविडेंड, अब ठीक है देख ले डिविडेंड। आगे फिर राइट शेयर्स, बोलो आएंगे यहां पर, राइट शेयर्स भी लिख देंगे, कोई मसला नहीं। फिर क्या है, फिर डिविडेंड, ठीक है, ओके सही है। बस यही 4 ट्रांजैक्शन थी ना, 1 2 3 4, ठीक है, ओके, थोड़ा सा और गुंजाइश दे दे। अच्छा जी, अब 1 बाय 1 शुरू हो जाते हैं जी, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी फाइनल डिविडेंड की। वो फाइनल डिविडेंड कौन सा था जी, कैश डिविडेंड था। फाइनल डिविडेंड कौन सा था, कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड परसेंटेज कितनी गिवन है, 7.5% किस पर लगेगा, 1600 पे, तो हमने यहां पर लिखा 1600 मिलियन के साथ। एंट्री बोलो, देखनी नहीं है, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल जी, रिटेन्ड अर्निंग आकर लिखा आपने 120 डिविडेंड डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग में से डेबिट, और जाके पेएबल में क्रेडिट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट
राइट शेयर्स, इसके लिए तो हम वर्किंग परफॉर्म किया करते हैं, ठीक है। वर्किंग वन, मैंने वर्किंग को भी नहीं बदला, इसीलिए कि आपको पता चले हर बार सवाल बड़े आसानी से, ये मुश्किल स्टेप्स हैं, ये जो मुश्किल वाले स्टेप्स वो यही हैं, इससे आसान ही करेगा राइट इशू को, इससे मुश्किल और कर नहीं सकता, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं अब। 25% राइट शेयर्स वर इशूड, उसने दे ही परसेंटेज दी, ना भी दी होती तो हम परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करते, याद है ना। 25% right shares were issued on 1st May 16 at ₹18 per share. द मार्केट प्राइस से एंड जो है वो ब्रैकेट शुरू करके पर शेयर पे खत्म करें। आपके सिलेबस में ये बात है तो नहीं। ईपीएस है, अर्निंग्स पर शेयर का स्टैंडर्ड, पहले वो FAR2 में होता था, वहां से भी निकल के फाइनल में चला गया। बहरहाल मैं देखूंगा, इसकी ज़रूरत पड़ी तो आपके साथ डिस्कशन किसी वक्त कर लेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत कोई नहीं है, एप्लीकेबल कोई नहीं है, ये आपके ये इग्नोर होने वाला ही पॉइंट था, इसके बगैर सवाल करना है, तो फिलहाल इस पे ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। अब बात बाकी बच गई है, 18 पर शेयर पे राइट इशू किए हैं 25%। अब पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड बिफोर, बताओ कितने हैं, ₹1600 मिलियन है, डिवाइड करो, ओहो फेस वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। ये जो शेयर कैपिटल आपने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिखवाया था उसके साथ क्या लिखा हुआ है, ₹10, तो डिवाइडेड बाय ₹10 किया आपने तो 160 मिलियन शेयर्स आ गए, सही हो गया। अब ये बिफोर राइट इशू वो 1600, ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये रुपीज है, इसको पहले नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना जरूरी है ताकि उससे परसेंटेज लगा के नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकल सके, ओके ठीक है। अच्छा अब राइट शेयर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे 160 मिलियन शेयर्स को लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 25% से, आंसर है 40 मिलियन शेयर्स ले, दो काम हो गए, सही है। अब आगे क्या कहा था मैंने आपको, पहले आपने जनरल एंट्री में रुपीज लिख लेने हैं, तो कितने पे शेयर इशू किया है 18 पे, फेस वैल्यू 10 बाकी 8, 40 मिलियन ये 40 बस 40 लिखेंगे आप तो पेपर में, ठीक है जी। 720 कैश डेबिट, 400 320। अब पोस्ट करते हैं ये एंट्री, ये भी किया ये काम, कैश डेबिट हो गया हुआ है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से 400 से, शेयर प्रीमियम कितने से गए 320 से, एंट्री खत्म। मसला ओके। अब आपके सामने है, सब कुछ लिख चुके, जो 3 ट्रांजैक्शन हैं वो 16 के डिब्बे की हैं ही नहीं, तो 16 का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। 2320, 1628, 1850, आगे कुछ है
तो जो 31 दिसंबर 16 पर क्लोजिंग था वही 1 जनवरी 17 का ओपनिंग बन जाएगा। ओके, तो लिखने की जरूरत भी नहीं 1 जनवरी 17, बस सामने ही है, वही 31 में 16 ही लिखा रहे, वो 1 जनवरी 17 का ओपनिंग ही है। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट बुलेट नंबर 2, जल्दी से नोट करें, अगर कोई नोट कर रहे हैं तो जल्दी से नोट करें, जल्दी जल्दी जल्दी, ताकि ध्यान इधर ही रहे। नोट करने में नोट सोल्यूशन भी मौजूद होगा, पता नहीं क्या करते हैं, जल्दी करें। Okay, bullet number 2. A bonus issue of 10% was made on 1st April 17 as final dividend for भाई फाइनल। ओहो, 16 का डिविडेंड फाइनल तो 16 में आना चाहिए था ना। 16 का डिविडेंड 17 में आ ही नहीं सकता। उसने डेट लिख दी, उसकी मेहरबानी है, हमने उससे ज्यादा अच्छी तैयारी कर रखी है। बगैर डेट्स के भी हम ये चीजें डिसाइड कर लिया करेंगे। उसने तो डेट लिख दी, हमने डेट से डिसाइड कर लिया था ये 17 में आना है, ठीक है ना। लेकिन हम बगैर डेट के भी डिसाइड कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। सवाल के अंदर बस वो नाम लिख दे, डिविडेंड कौन सा है, ठीक है। तो डिविडेंड कौन सा है? फाइनल। फाइनल डिविडेंड किस साल का है? 16 का। 17 का तो फाइनल 18 में आएगा। है कौन सा? बोनस। सर्फ एक्सेल या बोनस? ओके, रिसेंट है, फौरन शुरू हो जाते हैं, फौरन इनटू 10%। अब 200 की एंट्री देखनी नहीं है दिमाग में, बस पास करें। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल 200 से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कम और शेयर कैपिटल क्रेडिट ज्यादा। ठीक कर लें दूसरा बुलेट। सॉल्यूशंस में ना आईकेप का सॉल्यूशन है, बहुत डायरेक्ट हुआ पड़ा होता है कभी कभी काम, तो इसीलिए अपने तरतीब को नहीं छोड़ना आपने, जैसे हम किया करते हैं। शेयर्स ऐसे ही, राइट इशू ऐसे ही किया करेंगे आप। आसान एडजस्टमेंट या मुश्किल, फिलहाल प्रैक्टिस करते हुए आपने ये तीनों स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। ओके, नेक्स्ट बुलेट। 50 million राइट शेयर्स वर इशूड। हाँ, पहले निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर इशू। क्या हुआ? अंडरलाइन करें, 50 मिलियन से छोड़ें, लिखें राइट शेयर्स वर इशूड। पूरी लाइन को अंडरलाइन करें, 50 मिलियन राइट शेयर्स वर इशूड, अंडरलाइन करें और लिखें शुक्रिया, आप तो स्टेप 2 के एंड पे हमें ले आए। लिखो 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 लिखो, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने हमें स्टेप 2 खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया। इसका मतलब हम तो फिर स्टेप 3 ही करेंगे। दे देखें, हम तो बस स्टेप 3 करेंगे। ओके, अब पढ़ लेते हैं जी। वर इशूड 50 मिलियन शेयर्स वर इशूड ऑन 1 जुलाई एट 15 पर शेयर। द मार्केट से लेके पर शेयर तक ब्रैकेट लगा दें, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। अब बताएं जी, कितने रुपए का शेयर? 15 का। इधर 10, इधर 5, ठीक है। कितने शेयर इशू किए? 50 मिलियन, 50 मिलियन और 50 मिलियन, ठीक है जी। बताएं जी कैश कितना है? 750, 500, 250। एंट्री कैश डेबिट हो गया, ठीक है। वो हम बना नहीं रहे ना कैश का अकाउंट। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट बढ़ाओ, कितने से? 500 से, और शेयर प्रीमियम 250 से। आप वर्किंग 2 कह देंगे अब इसको, क्योंकि आप तो दूसरी बार कर रहे होंगे ना ये काम। और लास्ट में है
A bonus issue of 15% was made on यकम सितंबर एज, कौन सा डिविडेंड है जी? इंटरिम तो होगा 17 का ही, मिलेगा भी 17 में, है कौन सा? बोनस है। अब इधर देखें प्लीज, सबकी तवज्जो चाहिए मुझे जरा। 2000 कैपिटल था, 200 बढ़ा जब हमने बोनस शेयर्स बेचे मतलब दे दिए उनको। फिर राइट इशू हुआ, 500 मजीद बढ़ गए, तो टोटल शेयर कैपिटल का अब लेटेस्ट बैलेंस कितना है? 2700। इस पूरे 2700 के ऊपर लगेगा कितने परसेंट है? 15%, 405। अब बोनस शेयर्स की, बोनस डिविडेंड की एंट्री पास करो। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, कितने से? 405 डेबिट, 405 क्रेडिट। क्लोजिंग घर पे निकाल लीजिएगा, होमवर्क भी करके आइएगा। अल्लाह हाफिज़।